चैप्टर 1 के हम एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्या है एमसीक्यू चैप्टर 1 के? फोकस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद द डिसीजंस रिलेटेड टू। क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन फाइनेंसिंग से होते हैं, इन्वेस्टिंग से होती है, डिविडेंड से होती हैं, ऑल ऑफ द अबव से होते हैं? ये हम पढ़ चुके हैं। FID तीनों चीज़ों के रिलेटेड होता है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। फाइनेंसिंग से भी लेना देना है, इन्वेस्टिंग से भी लेना देना है, और डिविडेंड से भी लेना देना है। ठीक है। फाइनेंसिंग मतलब क्या है? पैसा लाना है, ठीक है, इन्वेस्ट करना है, उसको इन्वेस्ट करना है, और उसके बाद डिविडेंड यानी प्रॉफिट को बांटना है। ठीक है, ये 3 काम है बेसिकली इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। सेकंड, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्या इसको? सिक्योर प्रॉफिटेबिलिटी, मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, एनहेंस द कॉस्ट ऑफ डेट। नन ऑफ द अबव हमने अभी पढ़ा है। इसका सही आंसर जो है मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ होता है हमारा। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। द शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल होल्ड्स दैट द प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज इट्स। क्या मैक्सिमाइज क्या करना है? अकाउंटेबिलिटी, प्रॉफिट करना है, क्या लिक्विडिटी करना है, मार्केट वैल्यू या वर्किंग कैपिटल? तो मैक्सिमाइज क्या करना है? शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल जो है होल्ड्स दैट द प्राइमरी गोल ऑफ द फर्म। प्राइमरी गोल जो फर्म का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए? प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए भैया? थर्ड का क्या है? C यानी मार्केट वैल्यू बढ़ाना होना चाहिए। ओके, प्राइमरी गोल होना चाहिए मार्केट वैल्यू मैक्सिमाइज करना। ओके, मैक्सिमाइज होगी मार्केट वैल्यू, मैक्सिमाइज होगी तभी तो उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी। तो शेयर होल्डर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन मॉडल का मतलब है कि मैक्सिमाइज करना उसकी मार्केट वैल्यू को। ठीक है, मैक्सिमाइजेशन मॉडल है तो मैक्सिमाइज करना, क्या मैक्सिमाइज करना? मैक्सिमाइज करना उसकी मार्केट वैल्यू को। याद रहेगा? चलो आगे चलते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कैश फ्लो अप्रोच, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी, या ऑल ऑफ द अबव? तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है कॉस्ट बेनिफिट है, कैश फ्लो है, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी भी कंसिडर करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। तो फोर्थ का आना चाहिए हमारा डी। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ऑफ ऑल मैटर्स रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस। ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंस रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, ऑल द मैटर रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? तो कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो कहते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, या फाइनेंस कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन से फाइनेंस के रिलेटेड है तो उसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही बोलेंगे ना। फिफ्थ का C होना चाहिए, करेक्ट है। ठीक है, फिफ्थ का आंसर है हमारा C। आगे चलते हैं, कहाँ चला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ हैविंग शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल? क्या डिसएडवांटेज है? एम्फेसाइज ऑन द शॉर्ट टर्म गेन, इग्नोर्स द टाइमिंग्स ऑफ द रिटर्न, रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज, ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजंस एंड शेयर प्राइस। इसका क्या सही आंसर होना चाहिए? इसका शॉर्ट टर्म गेन पे तो नहीं करता है। शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमम, इग्नोर्स द टाइमिंग्स ऑफ द रिटर्न, रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज, ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजंस एंड शेयर प्राइस। तो 6 का आंसर क्या है? डी है। 6 का आंसर क्या है यहाँ पर? डी है। ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजंस एंड शेयर प्राइस। फाइनेंशियल डिसीजंस और शेयर प्राइस में कोई भी क्लियर कट डिसीजन नहीं होता। फाइनेंशियल डिसीजंस और शेयर प्राइस में कोई क्लियर कट रिलेशनशिप नहीं है। ऑफर्स नो रिलेशनशिप, no clear relationship between the financial decisions and share price. What are the disadvantages? Disadvantages क्या हैं? Having shareholders wealth maximization. Wealth maximization की बात तो कर रहे हैं लेकिन शेयर प्राइस और फाइनेंशियल डिसीजन में कोई रिलेशनशिप नहीं बता रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजंस जो लेने हैं और शेयर प्राइस में कोई रिलेशनशिप नहीं है तो कैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करें? ठीक है, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। चलो आगे चलते हैं। सॉरी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का?
ये तो हम पढ़ चुके हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, 7th का डी होना चाहिए, करेक्ट है, 7th का डी है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अगला क्वेश्चन, टू अचीव वेल्थ मैक्सिमाइजेशन द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक केयरफुल डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है तो फाइनेंस मैनेजर को केयरफुल डिसीजन लेना है, किसके रिस्पेक्ट, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, डिविडेंड या ऑल ऑफ दी अबव। ये तो हम कर चुके हैं, ऑल ऑफ दी अबव रिपीट हो गया क्वेश्चन के। 8th का डी। 9th क्या है, अर्ली इन द हिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अर्ली द हिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस एंड इम्पॉर्टेंट इशू वाज, क्या था इंपॉर्टेंट इशू, लिक्विडिटी, टेक्नोलॉजी, कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग ऑप्शंस। हिस्ट्री में क्या मुश्किल होती थी, क्या लिक्विडिटी मुश्किल होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी हिस्ट्री में, टेक्नोलॉजी की कमी थी। 9th का क्या आंसर है, 9th का ए है, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं दिखती हिस्ट्री में। वो कह रहे हैं लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आती थी, इंपॉर्टेंट इशू कहते हैं वहाँ पर समय पर लिक्विडिटी होती थी। 9th का तो ए दे रखा है इन्होंने आंसर। इन द हिस्ट्री ऑफ द फाइनेंस एंड इम्पॉर्टेंट इशू वाज लिक्विडिटी, इतनी जल्दी से खरीद बेच नहीं होती थी, यानी जल्दी से बिकती नहीं थी चीज़ें, तो लिक्विडिटी मेन इशू था। क्या था, लिक्विडिटी मेन इशू था, टेक्नोलॉजी तो थी नहीं तो उसका इशू क्या होगा। तो वहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग ऑप्शन सब कुछ था, लेकिन लिक्विडिटी मेन इशू आती थी, लिक्विडिटी मेन प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, हर हिस्ट्री में। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स दैट हेल्प डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डिसिप्लिन ऑफ द फाइनेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं, माइक्रो, ठीक है, बहुत छोटे छोटे इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या हैं, रिस्क एंड रिटर्न है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, इन्फ्लेशन ही है, ऑल ऑफ द अबव है। सबसे छोटा होता है, सबसे कैपिटल तो बड़ा होता है, इन्फ्लेशन बड़ा है, रिस्क एंड रिटर्न छोटे छोटे हैं। मेरे ख्याल से शायद 10th का ए है क्या, 10th का डी है, ऑल ऑफ द सारे छोटे छोटे हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर भी छोटे हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक का वेरिएबल है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स दैट हेल्प डिफाइन एंड एक्सप्लेन द डिसिप्लिन ऑफ फाइनेंस। तो वो है रिस्क एंड रिटर्न, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन्फ्लेशन, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर ऑल ऑफ द अबव दे रखा है। ठीक है, तो सब कुछ ही है ऑल ऑफ द अबव। अब मुझे नहीं पता कैसे है, लेकिन ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, 10th का डी। चलो आगे चलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न्ड विद, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मेनली किसके साथ कंसर्न रहता है इसका, एक्वायरिंग एंड डेवलपिंग द एसेट्स टू forfeit इट्स ओवरऑल बेनिफिट, acquiring, financing and managing the assets to accomplish the overall goal of a business enterprise, efficient management of the business करना ये रहता है मेन गोल, या फिर sole objective of the profit maximization रहता है। तो जो सबसे लंबा होगा वही इसका आंसर होता है मेरे हिसाब से, कि acquiring, financing and managing the assets to accomplish the overall goal of a business enterprise। 11th का बी होना चाहिए, क्या है इसका आंसर, यस 11th का बी ही करेक्ट आंसर है। एक्वायर करना, फाइनेंस करना, मैनेज करना एसेट्स का, अकम्प्लिश द ओवरऑल गोल ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, अकेला वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है, अच्छा यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लिखा, प्रॉफिट भी नहीं है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ एंड प्रॉफिट इज डिफरेंट। चलो आगे चलते हैं 12th पर। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट बी फॉलोड बाय द फाइनेंस मैनेजर फॉर मेजरिंग एंड मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ। ठीक है, कौन सी चीज़ जो है इट इज़ नीड नॉट बी फॉलोड बाय द फाइनेंस, करने की ज़रूरत नहीं होती है, करने की ज़रूरत नहीं होती है फाइनेंस मैनेजर को, क्या करने की ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट बी फॉलोड बाय द फाइनेंस मैनेजर फॉर मेजरिंग एंड मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर्स वेल्थ, के लिए ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की ज़रूरत नहीं है, अकाउंटिंग, प्रॉफिट एनालिसिस, कैश फ्लो अप्रोच, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, या एप्लीकेशन ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। अकाउंटिंग, प्रॉफिट एनालिसिस, कैश फ्लो अप्रोच, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी। जिसका सही आंसर है वो है ए, यानी अकाउंटिंग प्रॉफिट एनालिसिस। प्रॉफिट एनालाइज करने की जरूरत नहीं, कैश फ्लो अप्रोच देखना है आपको, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखना है आपको, एप्लीकेशन ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखना है आपको। अकाउंटिंग प्रॉफिट एनालिसिस नहीं, वेल्थ के लिए देख, वेल्थ मैक्सिमेशन काम होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट एनालिसिस नहीं दे रखे अब। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट एनालिसिस नहीं दे रखे हैं, नीड नॉट बी फॉलोड, नीड नॉट बी फॉलोड। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर 1 का। आगे चलते हैं चैप्टर 2 के MCQs है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, चैप्टर 2 क्या है हमारा,
टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग कितने टाइप की फाइनेंसिंग होती है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है टोटल, मेरे पास आंसर रेडी सामने। इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स की बात करो तो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, हैव एन अनलिमिटेड लाइफ एंड वोटिंग राइट्स एंड रिसीव डिविडेंड्स, या हैव ए लिमिटेड लाइफ विद नो वोटिंग राइट बट रिसीव डिविडेंड्स, हैव ए लिमिटेड लाइफ एंड वोटिंग राइट्स एंड रिसीव डिविडेंड्स, या हैव एन अनलिमिटेड लाइफ एंड वोटिंग राइट्स बट रिसीव नो डिविडेंड। तो गलत है, अनलिमिटेड लाइफ भी होती है, वोटिंग राइट भी होती है, और रिसीव डिविडेंड भी। तो ए होना चाहिए, फर्स्ट का ए, यस फर्स्ट का ए है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलो सेकंड पार्ट पर, सेकंड क्वेश्चन। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस, बाहर से पैसा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड, इंक्लूड नहीं करता है, क्या नहीं इंक्लूड करता है, डिबेंचर्स होता है, रिटेन्ड अर्निंग्स तो इंटरनल सोर्स है, तो ठीक है। तो सेकंड पे मिल गया हमें, जो इसका आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, सेकंड का बी करेक्ट है। थर्ड पे आ जाओ, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, बेटर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ऑर्डिनरी शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये हमने ऑलरेडी ऊपर किया है। जो इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो रिटेन्ड अर्निंग्स है, तो थर्ड का भी सी होना चाहिए, फिर थर्ड का बी बोल रहे हैं, थर्ड का बी बोल रहे हैं, आंसर थर्ड का बी दे रखा है। ऑर्डिनरी शेयर्स, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस डू नॉट इंक्लूड, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है, अच्छा सॉरी, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस की बातें हो रही हैं भैया, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ, इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या इंक्लूड नहीं करता है, रिटेन्ड अर्निंग तो इंटरनल सोर्स है, रिजर्व एंड सरप्लस जो है वही है, रिटेन्ड अर्निंग या रिजर्व एंड सरप्लस सेम ही बात है, इंटरनल सोर्स है। और बेटर मैनेजमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल होता है इंटरनल सोर्स से, करेक्ट है। ऑर्डिनरी शेयर्स जो होते हैं दोज आर नॉट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स है वो। चलो आगे चलते हैं, डेट एंड शेयर्स ही तो होते हैं दो। फोर्थ क्वेश्चन है, इन प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है, डिविडेंड्स आर नॉट अवेलेबल, लिमिटेड वोटिंग राइट्स आर अवेलेबल, आर नॉट ए पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड। ये तो इसको ऐसा लग रहा है चारों के चारों सही लग रहे हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड आर नॉट अवेलेबल, डिविडेंड नहीं होता है, मेन पर्टिकुलर डिविडेंड होता है, इनको पहले डिविडेंड मिलता है, जैसे डिविडेंड आर अवेलेबल एक्चुअली, इन प्रेफरेंस डिविडेंड, ये गलत है। लिमिटेड वोटिंग राइट्स होती हैं, ये करेक्ट है। आर नॉट पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, ये भी करेक्ट है मेरे ख्याल से। इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, ये भी करेक्ट है। तो डिविडेंड्स आर नॉट अवेलेबल, सारे के सारे ठीक ही लग रहे हैं। अच्छा, लिमिटेड वोटिंग राइट्स, इनमें और वोटिंग राइट होती ही नहीं है, वोटिंग राइट होती नहीं है, तो ये तो गलत है। कौन सा गलत है, इन प्रेफरेंस शेयर, ये तो गलत है, लिमिटेड होने से वोटिंग राइट होती नहीं है। तो डिविडेंड्स आर नॉट अवेलेबल, ये भी गलत है, डिविडेंड्स अवेलेबल होता है। आर नॉट ए पार्ट ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल, और इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, इनको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये गलत, तो सही क्या हो गया, ये हो गया। प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट ए पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, फोर्थ का क्या है, फोर्थ का बी बोल रहे हैं। इनको लिमिटेड वोटिंग राइट्स मिलती हैं, ऐसा बोल रहे हैं, इनको लिमिटेड वोटिंग राइट्स मिलती हैं, ऐसा बताया जा रहा है। कौन सा, सॉरी, इसका आंसर जो है फोर्थ का दे रखा है बी, कि इन प्रेफरेंस शेयर्स लिमिटेड वोटिंग राइट्स आर अवेलेबल। ओके, लिमिटेड वोटिंग राइट्स मिलती हैं इनको, डिविडेंड तो नहीं मिलती, मतलब मुझे पता था डिविडेंड इनको नहीं मिलता है। आर नॉट ए पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, शेयर प्रेफरेंस शेयर में जो है बेसिकली ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होते हैं, ये अलग ही होते हैं, ठीक है। डिविडेंड मतलब अलग चलता है, इनका इंटरेस्ट बेस पे होता है। और इंटरेस्ट कैन बी, हाँ ये इंटरेस्ट कैन बी रिसीव तो करेक्ट है ना, इंटरेस्ट इनको रिसीव होता है प्रेफरेंस शेयर में, इंटरेस्ट प्रेफरेंस शेयर इंटरेस्ट बेस्ड होती है, प्रेफरेंस शेयर इनको प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड के अंदर भी। एक बार चेक करता हूँ जरा। ओके, मैंने इसका चेक किया, गूगल किया है, तो ये पता लगा कि इंटरेस्ट इनको नहीं मिलता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है इनको, सिर्फ डिविडेंड ही मिलता है। क्या मिलता है, सिर्फ डिविडेंड मिलता है, और प्रेफरेंस बेसिस पे मिलता है डिविडेंड, ठीक है। जो प्रॉफिट है, जो इक्विटी नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके मुकाबले में इनको प्रेफर्ड, इनको पहले मिल जाता है, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ठीक है। इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, ये गलत है, इनको इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, नो इंटरेस्ट कैन नॉट बी रिसीव्ड, ये गलत स्टेटमेंट, इंटरेस्ट मिलता है, ये गलत है। आर नॉट ए पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल, ये
ए पार्ट ऑफ कंपनी शेयर होल्डर, ये पार्ट होते हैं शेयर कैपिटल का है, प्रेफरेंस शेयर्स है तो शेयर कैपिटल का पार्ट हैं, ये भी गलत है। डिविडेंड्स आर नॉट अवेलेबल, प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड देते हैं, ये गलत स्टेटमेंट, ये भी गलत स्टेटमेंट, ये भी गलत है। ये सही स्टेटमेंट है कि लिमिटेड वोटिंग राइट्स आर अवेलेबल। एक्चुअली वोटिंग राइट्स है इक्विटी शेयर होल्डर के पास होती हैं, लेकिन लिमिटेड वोटिंग राइट्स जो हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी मिलती है। ठीक है, याद रहेगा। चलो ओके, आगे चलते हैं। डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है, डेट पार्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। डिबेंचर इज ए लॉन्ग टर्म लोन है, डज नॉट रिक्वायर सिक्योरिटी, इज ए शॉर्ट टर्म लोन है, या रिसीव्स डिविडेंड पेमेंट, तो ये सब गलत है, ये लॉन्ग टर्म लोन है, ये इसमें कोई शक नहीं। फिफ्थ का ए आना चाहिए आंसर, देखता हूँ फिफ्थ का ए करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। डेट कैपिटल रेफर्स टू, डेट कैपिटल यानी डेट ने उधार से जो कैपिटल इकट्ठी की है उसका क्या मतलब है, मनी रेज्ड थ्रू द सेल ऑफ द शेयर्स, मनी रेज्ड सॉरी फंड्स रेज्ड बाय द बोरोइंग दैट मस्ट बी रिपेड, ये करेक्ट है। फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री लोन्स, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑब्वियसली फंड्स रेज्ड बाय बोरोइंग दैट मस्ट बी रिपेड होना चाहिए, बी होना चाहिए। सिक्स का आंसर है बी, इस बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। सेवंथ, द मोस्ट पॉपुलर सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फंडिंग, शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए मोस्ट पॉपुलर सोर्स क्या है, क्या फैक्टरिंग है, ट्रेड क्रेडिट है, फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, या कमर्शियल बैंक्स हैं। सबसे आसान जो तरीका है शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए वो क्या है, तो ट्रेड क्रेडिट हमने पढ़ा था, ट्रेड क्रेडिट मेरे ख्याल से सेवंथ का बी होना चाहिए, सेवंथ का बी इज द करेक्ट आंसर, यस। ठीक है, सेवंथ का बी। ट्रेड क्रेडिट होता है कि बेसिकली शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए मतलब मैं रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो मैं क्रेडिट पे ले लेता हूँ, 1-2 महीने के बाद दूंगा सर आपका पैसा, तो वो ट्रेड क्रेडिट हो जाता है। तो ये शॉर्ट टर्म फंडिंग ये है, मोस्ट पॉपुलर सोर्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो होती हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती हैं, प्राइमरी शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज़ हैं, लॉन्ग टर्म नहीं है, ये बेसिक मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म की बातें होती हैं यहाँ पर। तो शॉर्ट टर्म डेट है या शॉर्ट टर्म इक्विटी, ये पता करना है हमें। मार्केटेबल मतलब इक्विटी की बातें हो रही है, तो मेरे ख्याल से तो बी होना चाहिए इसका, 8th का बी क्या है, लेकिन ये आंसर है 8th का ए, आप गलत हैं। शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है ये, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ उधार ले लेते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ उधार लेके रखी हैं सिक्योरिटीज़, ओके। डेट इंस्ट्रूमेंट है ये, ओके, शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है ये, 8th का ए है इसका आंसर। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, उधार लेने वाली हैं। अच्छा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ इसलिए मार्केटेबल कर सकें, ये उधार लेने वाली चीज़ें हैं, उधार लेके हम अपना शॉर्ट टर्म फंडिंग कर रहे हैं इसमें। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कर रहे हैं, तो ये है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो कि शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, उधार वाले इंस्ट्रूमेंट है मार्केटेबल सिक्योरिटी। याद रखना, सिक्योरिटी सोच के मत सोचने की इक्विटी है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ए कमर्शियल बैंक। ठीक है, कौन से है सर, कमर्शियल पेपर है, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, रीपरचेज एग्रीमेंट है, या टी बिल है। टी बिल मतलब ट्रेजरी बिल है। कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटी जो ऑब्लिगेशन ऑफ ए कमर्शियल बैंक है, ऑब्लिगेशन है एक कमर्शियल बैंक की, कमर्शियल पेपर, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, पर रीपरचेज एग्रीमेंट, या टी बिल। तो 9th का जो आंसर है वो है बी, यानी नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, 9th का बी सही आंसर है। इसे ऑब्लिगेशन, ठीक है, तो ऑब्लिगेशन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, कौन सी मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो ऑब्लिगेशन है, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो एक ऑब्लिगेशन है कमर्शियल बैंक की। ठीक है, याद रहेगा, कमर्शियल बैंक की ऑब्लिगेशन क्या है, नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस रखा जाता है, आर विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, किस तरह की फाइनेंसिंग है ये, रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्या ये सिक्योरिटी फाइनेंसिंग है, क्या ये इंटरनल फाइनेंसिंग है, क्या लोन फाइनेंसिंग है, क्या इंटरनेशनल फाइनेंसिंग है। तो जो इसका सही आंसर है वो मेरे हिसाब से होना चाहिए इंटरनल फाइनेंसिंग, या सिक्योरिटी फाइनेंसिंग भी हो सकता है, ए और बी में हो सकता है, लेकिन मेरे से इंटरनल फाइनेंसिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
10th का क्या आंसर है? 10th का बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। विद रेफरेंस टू IFC मसाला बॉन्ड, विद रेफरेंस टू IFC मसाला बॉन्ड विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन विच ऑफर्ड दीज बॉन्ड्स इज एन आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। भैया ये मसाला बॉन्ड इंडियन है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन विच ऑफर्ड दीज बॉन्ड्स इज एन आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। दे आर रुपी डिनोमिनेटेड, हाँ रुपी डिनोमिनेटेड है बॉन्ड्स, एंड आर ए सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग, उधार देने वाले, उधार देते हैं मसाला बॉन्ड फॉर द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। करेक्ट है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन विच ऑफर्ड दीज बॉन्ड्स, किसने शुरू किया इसको? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC ने ये बॉन्ड ऑफर किए थे एज एन आर्म ऑफ द वर्ल्ड बैंक। तो करेक्ट है, मेरे साथ दोनों करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2। तो सी इसका होना चाहिए। 11th का क्या है? सी। 11th का सी है, बोथ 1 and 2। ठीक है, आगे चलते हैं। 12th, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कैन बी एक्सेस्ड थ्रू, कैसे एक्सेस कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को ओनली ऑटोमेटिक रूट है, ओनली अप्रूव्ड रूट है, बोथ ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट है, या फिर नीदर ऑटोमेटिक नोर अप्रूवल रूट है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कैसे कर सकते हैं? ऑटोमेटिक या अप्रूवल रूट के थ्रू, या बोथ। तो जो इसका आंसर है वो है सी, बोथ ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट के थ्रू हम जा सकते हैं, बोथ ऑटोमेटिक एंड अप्रूवल रूट। 12th का सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। ख़त्म हो गए, नेक्स्ट चैप्टर 3 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 है ये, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग रेशियो एनालिसिस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं इसको। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आंसर भी खोल लिए हैं मैंने। 15 क्वेश्चन है। रेशियो ऑफ नेट सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल, नेट सेल्स टू नेट वर्किंग कैपिटल, सेल्स भी नेट है और नेट वर्किंग कैपिटल है, इसको क्या कहते हैं? क्या प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, करंट रेशियो कहते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कहते हैं। अगर नीचे लगी है नेट वर्किंग कैपिटल तो टर्नओवर रेशियो हो सकती है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो सकती है। नेट सेल्स मतलब प्रॉफिटेबिलिटी भी हो सकती है। नहीं, सेल्स से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती है, पहले पढ़ना पड़ा। सेल्स नॉट प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम होनी चाहिए, अर्निंग होनी चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये डी ही इसका राइट आंसर होगा। फर्स्ट का क्या है? डी। यस, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी इज इंडिकेटेड बाय, किससे इंडिकेट करते हैं लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी? डेट टू इक्विटी रेशियो, करंट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, या नेट प्रॉफिट रेशियो। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी, ठीक है, सोल्वेंसी क्या होता है? उधार चुकाने की काबिलियत। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी जो होता है ये कैसे बताते हैं हम? तो डेट टू इक्विटी होगा मेरे हिसाब से। तो सेकंड का क्या है? सेकंड का ए है, करेक्ट है। जहाँ पर डेट की बात आ रही है वहीं पर लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी की बातें आएंगी। आगे चलते हैं। रेशियो ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, PBIT, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस टू सेल्स, EBIT टू सेल्स, क्या कहते हैं इस रेशियो को? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, या फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेट प्रॉफिट की बातें यहाँ पर हो रही हैं बिफोर टैक्सेस, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट रेशियो ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। थर्ड का भी होना चाहिए, थर्ड का आंसर लेकिन गलत है। थर्ड का आंसर है सी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो यहाँ पर लिखा है। थर्ड का सी है, रेशियो ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू सेल्स इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू सेल्स इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, OPR। ओके, नेट प्रॉफिट रेशियो नहीं है, आप गलत हैं। रेशियो ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस टू सेल्स इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये ऑपरेशनल प्रॉफिट होता है। अच्छा, बिफोर इंटरेस्ट, आफ्टर जो होगा वो नेट होगा। आफ्टर नेट कैसे हो सकता है? हाँ, नेट कैसे हो सकता है? यहाँ पर EBIT जब बोल रहे हैं तो नेट कैसे बोल दिया तुमने भैया?
ऑपरेटिंग है ये, ऑपरेशनल। जब भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा तो EBIT की बातें होंगी, और जब अर्निंग आफ्टर टैक्सेस की बात होगी तो नेट प्रॉफिट की बातें होंगी। ओके ओके ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ऑब्जर्विंग चेंजेस इन द फाइनेंशियल वेरिएबल अक्रॉस द ईयर्स। अक्रॉस द ईयर्स चेंजेस हम ऑब्जर्व करते जा रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की बातें हो रही हैं यहाँ पर। 20 का आंसर होना चाहिए, फोर्थ का। यस करेक्ट है। द रिसीवेबल टर्नओवर, द रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हेल्प्स मैनेजमेंट टू। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो यानी नीचे हमारा क्या आएगा, रिसीवेबल्स आएंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, रिसीवेबल्स। ठीक है, रिसीवेबल्स। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, जब रिसीवेबल्स नीचे आ रहे हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, सेल्स के रिस्पेक्टिव बातें होंगी। ये कैसे मैनेज करती हैं, मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं। मैनेजिंग द रिसोर्सेज, मैनेजिंग द इन्वेंट्री, मैनेजिंग द कस्टमर रिलेशनशिप, मैनेजिंग द वर्किंग कैपिटल। तो जब मैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशो की बात करते हैं, रिसीवेबल्स इतने आने वाले हैं सेल्स के, तो सेल्स के तो फिफ्थ का समझ में नहीं आ रहा है, फिफ्थ का डी, फिफ्थ का आंसर दे रखा है डी, ये मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल। इतने रिसीवेबल्स हैं तो वर्किंग कैपिटल मैनेज करते हैं, इसे क्या करते हैं, मैनेज वर्किंग कैपिटल। रिसीवेबल, अच्छा रिसीवेबल आ गए तो वर्किंग कैपिटल मिलती रहेगी ना, सीधी सी तो बात है। रिसीवेबल टर्नओवर रेशो यानी रिसीवेबल आ रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल में इजी हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो जाएगी। ठीक है, मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल, मैनेज रिसीवेबल आ गए जल्दी से तो मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हो जाएगा ना, रिसीवेबल्स आ गए तो। यस 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 करेक्ट है, सोचना बेटा सोचना। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विडिटी रेशो, कौन सी ऐसी रेशो जो है लिक्विडिटी रेशो है। इक्विटी रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, नेट वर्किंग कैपिटल, कैपिटल गियरिंग रेशो। कौन सी ऐसी रेशो जो लिक्विडिटी रेशो है। जो 6 का आंसर है वो है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल एक लिक्विडिटी रेशो ऐसा बोल रहे हैं। नेट वर्किंग कैपिटल एक लिक्विडिटी रेशो है। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं। वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल में क्या फ़र्क है। एक्सपेंसेस निकाल नेट वर्किंग बन गया, ऐसा है क्या। नेट वर्किंग, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जैसे रोज़ाना चाहिए होती है तो उसमें से निकाल दो, क्या निकाल दो वर्किंग कैपिटल में से। वर्किंग कैपिटल में से एक्सपेंसेस या लाइबिलिटीज हमारे निकाल देंगे तो नेटवर्किंग आ जाएगा। नेटवर्किंग कैपिटल देखना पड़ेगा, एक बार देख लेता हूँ। करेक्ट जो सोच रहे थे भैया, नेटवर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। नेटवर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, ये होती है नेट वर्किंग कैपिटल। तो लिक्विडिटी रेशो क्या है, लिक्विडिटी रेशो नेट वर्किंग कैपिटल जो है एक लिक्विडिटी रेशो है। लिक्विडिटी रेशो है, रेशो कहाँ है इसमें, रेशो है नहीं है, बस यही है। नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू लिक्विडिटी रेशो। तो 6 का सी इज़ द आंसर, सी इज़ द आंसर 6C। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स। क्विक ऐसे क्विकली जो हमें पैसा मिल जाए जहाँ से। डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट्स, रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो रिसीवेबल्स मतलब क्विकली रिसीवेबल्स हैं तो वो क्विक एसेट्स हैं। डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट्स एंड इमीडिएटली डिस्पोज करके पैसा आ सकता है तो क्विक एसेट्स हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो क्विक एसेट्स होते ही हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस मुझे पता नहीं क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस कैसे। 107 का क्या है, 7 का आंसर है डी, डी ही इसका आंसर है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होते हैं इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स। ठीक है, ध्यान रहेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस पहले ही एक्सपेंसेस करके रखे हुए हैं, वो क्विक एसेट्स कैसे हो सकते हैं, क्विक एसेट का पार्ट नहीं है बस। प्रीपेड एक्सपेंसेस नॉट अ पार्ट ऑफ क्विक एसेट्स। तो आपने कुछ रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड कुछ प्रीपेड ऑलरेडी पेमेंट कर दिया उसका, प्रीपेड है तो वो क्विक एसेट्स थोड़ी हमारे है क्या। एक बार देख लेते, नहीं है वैसे तो। गूगल किया तो पता लगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हैं बेसिकली, जैसे कि होगी हमारी इंश्योरेंस होगी, जैसे होगी हमारी टैक्सेस हो गए, रेंट हो गए, इंटरेस्ट हो गए, जो ऑलरेडी हमने पेमेंट करके रख दिए है
ऑलरेडी हमने पेमेंट करके इनका पेमेंट करके रख दिया है, क्योंकि इंश्योरेंस पहले से पे करके रख लेते हैं हम, टैक्सेस पे कर लेते हैं, और इंटरेस्ट पे कर मान इंटरेस्ट अगर पहले पे कर लिए हैं तो, रेंट पहले प्रीपेड कर लिया है तो, ठीक है। तो ये सब क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं करंट एसेट्स कहते हैं, क्योंकि ये लंबे टर्म के लिए होते हैं, 1 साल से कम होते हैं लेकिन, ठीक है। तो करंट एसेट्स होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है हमारे, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो करके रखो, करंट एसेट्स हैं हमारे, करंट एसेट्स याद रखना, नॉट क्विक एसेट्स। वो क्विक एसेट्स नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे करंट एसेट्स। वो क्विकली नहीं अवेलेबल है, और अवेलेबल नहीं है वो एक बार हमने एक्सपेंसेस कर दिए उसके ऊपर, ठीक है। वो करंट एसेट्स बन गए बस हमारे, ठीक है, इतना समझ लो। इमीडिएट कैश नहीं है हमारे। चलो आगे चलते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो इज ए फ्रैक्शन ऑफ, किसका फ्रैक्शन है ये, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस का है। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस टू द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का है। इक्विटी शेयर कैपिटल टू द टोटल एसेट्स का है, या टोटल एसेट्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल का है। कैपिटल गियरिंग रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो इज ए फ्रैक्शन ऑफ, किस किस का फ्रैक्शन है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है 8th का, वो है बताओ जरा, वो है ए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, एंड डिबेंचर्स, दोनों में क्या मिल रहा है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में हमें क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स में तो इंटरेस्ट होता है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हम प्रॉफिट देते हैं, एंड रिजर्व एंड सरप्लस हमारा पार्ट है। ओके, रिजर्व सरप्लस हमारा प्रॉफिट है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो इज ए फ्रैक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल तो साथ साथ हम देखते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस जब इसमें से जो प्रॉफिट आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो रिजर्व एंड सरप्लस में हम ले लेते हैं, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स जो है एक तरह से हम कैपिटल को मानते हैं, इसको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में एक फिक्स्ड डिविडेंड पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में फिक्स्ड डिविडेंड रहता है, जो पहले प्रेफरेंस मिलती है, और डिबेंचर डेट इंस्ट्रूमेंट है, इसमें इंटरेस्ट पे करते हैं, हम उसको ले लेते हैं। तो ये एक साथ चलते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स, ठीक है। पहले तो मैं इसमें सोच रहा था इसमें भी इंटरेस्ट देते हैं, पर ये इंटरेस्ट नहीं है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स एक कैटेगरी में आ गए, और इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दूसरी कैटेगरी में आ गए, ठीक है। इनका जो रेशियो है वो है कैपिटल गियरिंग रेशियो, ठीक है। ऊपर क्या है, डिबेंचर्स डेट टू इक्विटी रेशियो की तरह नहीं है, कैपिटल गियरिंग रेशियो डेट और टू इक्विटी। डेट के साथ साथ हमने क्या लगा दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी डाल दिए, और इक्विटी के साथ रिजर्व प्लस सरप्लस भी घुसेड़ दिए, ठीक है, याद रहेगा। कैपिटल गियरिंग रेशियो में ऊपर आ गया डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और नीचे आ गए हमारे डिनोमिनेटर में इक्विटी के साथ साथ रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गए हैं, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गए, आगे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द P/E रेशियो। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, P/2 प्रॉफिट टू इक्विटी रेशियो, P/E रेशियो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, चलो आगे चलो। इक्विटी मल्टीप्लायर अलाउज द इन्वेस्टर टू सी, ये क्या अलाउ करते हैं इन्वेस्टर को देखने के लिए, इक्विटी मल्टीप्लायर, व्हाट पोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन डेट कैन बी कवर्ड फ्रॉम द अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, हाउ मेनी टाइम्स प्रेफरेंस शेयर इंटरेस्ट बी पेड फ्रॉम अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, what portion of the return on equity is the result of debt, how many times equity is multiplied to get the value of the debt। इक्विटी मल्टीप्लायर तो यहाँ पर भी है, मल्टीप्लाई यहाँ पर भी है। 10th का क्या आंसर है, 10th का आंसर है सी, सीधा सीधा नहीं आएगा, इतना सिंपल नहीं होगा। 10th का आंसर है सी, व्हाट पोर्शन ऑफ द रिटर्न ऑन इक्विटी इज द रिजल्ट ऑफ डेट। इक्विटी मल्टीप्लायर अलाउज द इन्वेस्टर टू सी कि व्हाट पोर्शन ऑफ द रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इज द रिजल्ट ऑफ डेट, इक्विटी मल्टीप्लायर।
कि व्हाट पोर्शन ऑफ द रिटर्न ऑन इक्विटी पे जितना हमें रिटर्न मिल रहा है ना, वो ऑन इक्विटी से रिजल्ट ऑफ डेट, कितना पार्ट डेट का हिस्सा है, उधार से हमें कितना मिल रहा है। तो आईडी लगेगा कि उधार से हमें इतना मिल रहा है भैया, उधार वाला खतरनाक है, ठीक है। उधार से हमें इतना प्रॉफिट उधार वाले हिस्से है, वो उधार वाले से है इतना प्रॉफिट हमको के उधार वाले हिस्से का कैपिटल जो है उससे इतना है, ठीक है। उससे आइडिया लगता है एक थोड़ा सा उनको। इक्विटी मल्टीप्लाइज क्या करते हैं, इट अलाउज द इन्वेस्टर टू सी कि व्हाट पोर्शन ऑफ द रिटर्न ऑन इक्विटी जिनको मिल रहा है दैट इज द रिजल्ट ऑफ डेट। याद रहेगा। चलो आगे चलते हैं। 11 कलेक्शन पीरियड कहाँ से आएगा पता नहीं। ए कंपनी इज नेट प्रॉफिट 5% एसेट रिटर्न ऑन एसेट एंड टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशो। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो दे रखी है। टोटल एसेट नीचे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएगी हमारी टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। ऊपर क्या आता है, एसेट होता है, कैपिटल आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% का है। टोटल एसेट्स 90 लाख के हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, ये किया था हमने क्वेश्चन लास्ट टाइम। व्हाट डज क्यू रेशो मेजर। क्यू रेशो क्या मेजर करता है, क्या ये रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड बुक वैल्यू पर इक्विटी शेयर करते हैं। क्यू रेशो जो है बेसिकली क्या प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल पर इक्विटी शेयर करता है, ओवरऑल अर्निंग ऑन एवरेज टोटल एसेट्स करता है, या फिर मार्केट वैल्यू द इक्विटी एज वेल एज द डेट इन कंपैरिजन टू ऑल द एसेट्स एट देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट करते हैं। क्यू एसेट्स में क्यू रेशियो में हमने कहा था कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखना, कहीं पर भी देखे तो जहाँ पर रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखे वही इसका आंसर होगा। 13th का डी है, 13th का डी है, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। जहाँ भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखे वही क्यू रेशियो पे है। मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एज वेल एज द डेट, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी एज वेल एज द डेट इन कंपैरिजन टू ऑल द एसेट्स एट देयर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, क्यू रेशियो कहते हैं, ठीक है। 14th न्यूमेरिकल छोड़ दो इसको, 15 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नहीं है। यहाँ पर पी की बात आ गई, प्रॉफिट की बात आ गई, रिटर्न ऑन कैपिटल की बात आ गई, क्यू रेशियो पता नहीं मुझे, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो, ये कवरेज रेशियो है, ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कह सकते हैं। कवरेज रेशियो अलग होती हैं, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। एक बार आंसर देख लेता हूँ ज़रा। इसका आंसर है डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये भी ख़त्म हो गया, हमारा चैप्टर 3 भी ख़त्म हो गया। ओके।